नमस्ते छात्रों, मैं प्राजक्ता यादव न्यू इंग्लिश स्कूल वानेवाड़ी विद्यालय में हिंदी अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का पाठ 3 वाह रे हमदर्द देखेंगे। पाठ के लेखक है घनश्याम अग्रवाल। घनश्याम अग्रवाल जी का जन्म 1942 में अकोला महाराष्ट्र में हुआ है। आप विद्यालयीन जीवन से ही लेखन कार्य में रुचि लेते थे। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य व्यंग्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपकी खासियत रही है, विशेषता रही है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग्य कवि के रूप में लोकप्रिय हैं। आपने पाठ्यपुस्तक से कॉमेडी स्टोरीज लिखना भी प्रारंभ किया है। आपके द्वारा लिखी हुई प्रमुख कृतियां इस प्रकार से है। हंसी घर के आईने, यह हास्य व्यंग्य संग्रह है। आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी, यह हास्य कविता संग्रह है। अपने अपने सपने, यह लघु कथा संग्रह आपके द्वारा लिखा हुआ है। घनश्याम अग्रवाल जी की फोटो यहाँ पर हम देख रहे हैं। बहुत ही हास्य व्यंग्यात्मक कविताएं या फिर कहानियां लिखने में आप माहिर हैं। गद्य संबंधी जानकारी। हमारी यह आदत है कि हमारा नज़दीकी रिश्तेदार या पड़ोसी बीमार पड़ता है तो उसे मिलने हम अस्पताल जाते हैं। अगर हम मरीज को मिलने जाते हैं तो मरीज को भी अच्छा लगता है कि मेरी फिक्र करने वाला कोई तो है जो मुझे मिलने आया है। लेकिन कभी कभी मरीज के प्रति हमदर्दी दिखाना उसके लिए परेशानी भी बन सकता है। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। हमदर्दी भी किस तरह पीड़ादायी बन जाती है, यह बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। इस प्रकार से लेखक परिचय तथा गद्य संबंधी जानकारी हमने ली। अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। लेखक यहाँ पर अपनी आत्मकथा बताते हुए कहते हैं कि उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। लेखक किसी व्याख्यानमाला में शायद व्याख्यान सुनने के लिए गए थे और उस व्याख्यान का विषय था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था। यह दो अलग अलग संकल्पनाएं हैं। पूंजीवाद इस शब्द का अर्थ है कि संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार, और समाजवाद इस शब्द का अर्थ है कि किसी संपत्ति पर या किसी मालमत्ता पर समाज का अधिकार होता है। ये संकल्पनाएं या ये विचारधाराएं अलग अलग विचारधाराएं हैं और इन पर व्याख्यान सुनकर लेखक आ रहे थे। तभी उनके सामने एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरी साइकिल को अधिक जोश आया था या कार को गुस्सा अधिक आया था, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। लेखक ने यहाँ पर कहा है कि जैसे ही वह पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था पर, अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहे थे तो उन्हें ऐसे लगा कि साइकिल यह समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतीक है और कार यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। इसलिए वह कार वाले व्यक्ति को नफरत की नजर से देखने लगे। यह पूंजीवादी व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए क्योंकि अभी अभी उन्होंने उस विषय पर व्याख्यान सुना था, इसलिए वह अपनी साइकिल जोर जोर से चला रहे थे। ऐसे में ही उनकी साइकिल और सामने वाली कार का एक्सीडेंट हो गया और दोनों भी एक दूसरे को विरोधियों की तरह घृणा की यानी नफरत की नजर से देखने लगे। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। लेखक कहते हैं खामखा इस शब्द का अर्थ है बेवजह। मैंने खामखा ही पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई यानी बाधा डाली, यानी मैंने जो विषय सुना था वही विषय मेरे दिमाग में था और उसी गुस्से में मैं था कि पूंजीवादी लोगों की वजह से समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है या समाज की ये हालत हो गई है, शोषित वर्ग बढ़ रहा है, मजदूर वर्ग का नुकसान हो रहा है, ये बात लेखक के दिमाग में थी और इसके फलस्वरूप क्या हो गया, उनकी साइकिल का कार से टकराकर एक्सीडेंट हो गया और उनकी दुर्घटना हो गई। दुर्घटना के बाद आज तक इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े।
यानी कुछ लोग असल में कुछ काम किया करते हैं, दिल से उन्हें पसंद है इसलिए। कुछ लोग दिखावे के लिए काम करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि अगर कोई प्रोग्राम है तो कोई दिल से काम करता है वहाँ पर, और उसे कोई बड़प्पन नहीं चाहिए या उसे कोई प्रसिद्धि नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है वह दिखाने के लिए, दिखावे के लिए काम करते हैं। उसी प्रकार से इंसानियत कायम है, कायम यानी कि जिंदा है, यह दिखाने के लिए कुछ लोग लेखक की मदद करने के लिए यहाँ पर आए। यहाँ पर साइकिल पड़ी हुई है, शायद उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्हें उठाकर अस्पताल में ले जाने के लिए लोग वहाँ पर दौड़ते हुए आए। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। लेखक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेखक के इर्द गिर्द यानी आसपास परिचित अपरिचित यानी जान पहचान वाले चेहरे खड़े थे। लेखक ने आंख खुलते ही देखा कि कुछ जाने पहचाने और कुछ अनजाने चेहरे उनके आसपास खड़े हैं। आंख खुलते ही उनके चेहरे पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? यानी लेखक कहते हैं कि जैसे ही लेखक की आंख खुली तो उन्हें यह उत्सुकता हुई कि अरे मैं कहाँ पर आया हूँ, ये तो माहौल अलग अलग ही दिख रहा है, ये कमरा कहाँ का है। इसलिए दर्द से कराहते हुए यानी तकलीफ होते हुए भी लेखक ने पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ, क्योंकि लेखक को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। ये अलग ही जगह, अनजानी जगह उन्हें दिखाई दे रही थी। तो किसी एक व्यक्ति ने उन्हें बताया, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं है। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसीलिए रुका रहा। लेखक ने बताया कि उनके नजदीक जो लोग खड़े थे उनमें से एक आदमी तेजी से आगे आया और उन्होंने बताया कि आप सार्वजनिक सार्वजनिक अस्पताल यानी सरकारी अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं आप, और आपका एक्सीडेंट हो गया था, आपके पैर में चोट आई हुई है और फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं, हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं, डॉक्टर ने आपका इलाज कर दिया है। ये सारी बात बताने के लिए वो बहुत उत्सुक था और वह इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी आंखें खुले और कब वह ये बात बताए मुझे। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मैं अपनी हालत की ओर देख रहा था, जो वह आदमी बता रहा था उस बात पर मैंने गौर किया और बाद में मेरे ध्यान में यह बात आई कि मैं सरकारी अस्पताल में हूँ, शायद मेरी एक टांग टूट गई है और इसलिए लेखक ने टांग की ओर देखा। एक टांग सही सलामत है, दूसरी टांग शायद लटक रही है रेत की थैली के सहारे, और लेखक के दिमाग में एक नया मुहावरा आया। मुहावरा तो पुराना ही है, टांग का टूटना। इसका अर्थ उन्होंने यह लगाया कि जैसे ही आपकी टांग टूट जाती है और राम भरोसे आप होते हैं तो आपको सार्वजनिक अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। लेखक ने यहाँ पर कहा, और अक्सर हम सभी यह जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों की हालत ठीक नहीं रहती है। कभी डॉक्टर वहाँ पर उपस्थित होते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो इस समय जब लेखक ने यह सुना कि आप यह वह सार्वजनिक अस्पताल में है तो उन्हें इस बात का डर लगा कि अरे मेरा उपचार ठीक तरह से होगा या नहीं। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलने का समय आ ही गया। यानी कोई यूं ही ठीक ठाक होते हुए भी अस्पताल में नहीं जाता है, बीमार होने पर या फिर एक्सीडेंट होने पर ही अस्पताल में जाता है, तो वहां पर जाना एक खतरनाक बात ही समझी जाती है। इसके साथ साथ अगर वह सरकारी अस्पताल में एडमिट है, सरकारी अस्पताल में भर्ती हुआ है, तो लोग ऐसा सोचते हैं कि अब इस पर सही ठीक तरह से इलाज नहीं होगा। इसलिए लेखक सोचते हैं कि आत्मा से परमात्मा के मिलने का समय आ गया, यानी मेरा शायद अंतिम समय आ गया है, इसीलिए मुझे इस सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। यानी लेखक यहाँ पर कहते हैं कि टांग टूटना ठीक है, लेकिन
मुझे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, यह बहुत बड़ी दुर्घटना है, शायद मैं इससे बच पाऊं और अपने घर से घर वापस फिर लौट जाऊं। टांग से ज्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। लेखक ने आगे का सोचा कि अरे टांग टूटी है, ठीक है, लेकिन जो लोग हमदर्दी जताने यानी सहानुभूति दिखाने यहाँ पर आएंगे तो वो लोग कैसे होंगे? ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। हम अक्सर ये देखते हैं कि जैसे ही हमारा रिश्तेदार कोई या मित्र नज़दीकी रिश्तेदार हो अस्पताल में भर्ती हुआ है तो हम अक्सर इस जल्दी में होते हैं कि कब हम जाकर उसे मिले, तो उस बीमार व्यक्ति का आराम हराम कर डालते हैं, उसे परेशान कर डालते हैं, उसे बार बार मिलकर उसे आराम नहीं करने देते हैं। उसी प्रकार से लेखक भी परेशान हो गया कि अब ये मिलने वाले लोग आएंगे और मेरा आराम हराम हो जाएगा। जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है, किस चीज की जरूरत होती है? आराम करने की। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, परंतु प्राइवेट वार्ड में तो यह खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं है, अपने सारे बदले लेने का यही सही वक्त है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि आप सार्वजनिक अस्पताल में एडमिट हैं और अगर आप जनरल वार्ड में रहते हैं तो जनरल वार्ड में क्या होता है, निश्चित समय की पाबंदी रहती है कि आप इतने समय से इतने समय तक ही मरीज को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट वार्ड में हैं तो प्राइवेट वार्ड में आप कभी भी जाकर मरीज से मिल सकते हैं। यहाँ पर देखिए जनरल वार्ड और प्राइवेट वार्ड जो है वह यहाँ पर दो भेद दिखाए गए हैं। जनरल वार्ड जो है उसका खर्चा कम होता है और अक्सर सर्वसाधारण लोग जो है वह जनरल वार्ड में भर्ती करवाए जाते हैं, और प्राइवेट वार्ड में खर्चा ज़्यादा होने की वजह से जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वही प्राइवेट वार्ड में अपने आप को भर्ती करवाते हैं। तो ये फर्क भी यहाँ पर नजर आता है और यही बात पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था की भी है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जो मिलने के लिए लोग आएंगे वो बदला लेने के लिए भी आएंगे और उसके साथ साथ हमदर्दी भी दिखाएंगे। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई है। यानी कि जो लोग मुझे मिलने आएंगे उनका ख्याल लेखक के मन में आते ही उन्हें ऐसा लगा कि शायद उनकी दूसरी टांग भी टूट गई है और इतना वह अपने आप को बीमार महसूस करने लगे। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। लेखक ने यहाँ पर सीक्वेंस लगाया है, क्रम लगाया है कि कौन से लोग उसे मिलने के लिए सबसे पहले आएंगे। तो ऐसे लोग लेखक को मिलने के लिए सबसे पहले आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर, उनका एक्सीडेंट होने पर या फिर वो लोग बीमार होने पर लेखक उन्हें अस्पताल में मिलने गए थे। तो ऐसे लोग पहले लेखक को मिलने के लिए आए। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाएं। ऐसे भी लोग होते हैं कि जो इंतजार करते रहते हैं या एहसान चुकाने का कि कब ये बीमार हो जाए और कब मैं इसे मिलने के लिए अस्पताल जाऊं क्योंकि इसका एहसान मुझ पर न रहे। इतनी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। यानी लोग ये भी दिखाने का प्रयास करते हैं कि एहसान के बदले में कि अरे वक्त तो सभी पर आता है, दुख की घटनाएं तो सभी पर, ये दुख का पहाड़ तो सभी पर ही टूटता है, तुम इसका अपवाद नहीं हो। इस प्रकार से लोग ये बात भी जताने का प्रयास करते हैं। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती है, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि अगर कोई आपका अवयव बीमार है या फिर टूट गया है तो उस दर्द की वजह से आपको पहले से ही नींद नहीं आती है। अगर थोड़ी बहुत नींद भी आ जाती है दवाइयों की वजह से तो मिलने वाले लोग थोड़ी थोड़ी देर बाद आ जाते हैं और वह आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपको जगाते हैं और आपको ठीक तरह से आराम नहीं लेने देते हैं। खासकर ऐसे लोग जो औपचारिकता निभाने के लिए आते हैं। औपचारिकता का अर्थ है
दिखावा, यानी जो सिर्फ दिखावे के लिए आते हैं कि हाँ मैं आया हूँ तुम्हें देखने के लिए, ये दिखाने के लिए जो आते हैं वो आपको आराम भी नहीं करने देते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती है, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा। यानी जो लोग हमदर्दी दिखाने के लिए, या हमदर्दी का अर्थ है सहानुभूति दिखाने के लिए आएंगे, तो उन्हें मिलने से लेखक खुद ही तंग आ गए थे। इसलिए लेखक ने आज सोच लिया कि चाहे कोई भी क्यों ना आए, मैं आज आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने की बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू कर दिया। मिलने वाले लोगों को ये लगता है कि जो व्यक्ति बीमार है उसे पता चले कि हम उसे मिलने के लिए आए हैं। इसलिए जैसे ही लेखक के ऑफिस के बड़े बाबू यानी बड़े साहब, बड़े अफसर उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो वो क्या करते हैं, लेखक को सोया हुआ पाकर पहले धीरे धीरे उन्हें पुकारते हैं। तब भी लेखक जगते नहीं है तो उन्हें हिलाना शुरू कर देते हैं। फिर भी जब आंखें नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। तो लेखक की टांग जहां पर टूटी हुई थी उस हिस्से को जोर से दबाकर उन्हें दर्द दिलाकर उन्हें जगाने का प्रयास किया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। यानी कि जैसे ही लेखक नींद से जागे तो उसे आराम मिला कि अरे चलो इन्हें पता तो चला कि मैं यहाँ पर देखने के लिए आया हूँ। और जगाने के बाद वो कहते हैं कि आप सोए तो नहीं, अब तबीयत कैसी है आपकी। इस प्रकार से वह उनकी पूछताछ करते हैं। एक दिन तो क्या होता है, मोहल्ले वाले जो है वह अपनी फुर्सत से आते हैं। यानी मोहल्ले के लोग जो है वह अपना काम खत्म करते अपने समय के अनुसार, फुर्सत यानी अपने समय के अनुसार वो वहां पर आते हैं मिलने के लिए। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। यानी पहले से ही एक दुर्घटना हो चुकी है, पहले से ही उनकी टांग टूटी हुई है, लेकिन उनकी पड़ोस में रहने वाली सोनाबाई नाम की औरत अपने 4 बच्चों के साथ आई। वो बच्चे बहुत शरारती है, लेखक पहले से ही उन्हें जानता है। इसलिए लेखक कहता है कि जैसे ही उन्होंने सोनाबाई को देखा तो उन्हें लगा कि आज फिर से दूसरी कोई दुर्घटना होकर ही रहेगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। यानी सोनाबाई अपने बच्चों को मुझे इस प्रकार से दिखा रही थी जैसे चिड़ियाघर में जाकर हम किसी जानवरों को दिखाते हैं, उसी प्रकार से सोनाबाई उसकी बच्चों को मुझे दिखा रही थी। बच्चे खेलने लगे, एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। पहले ही मैंने बताया था कि ये बच्चे तो बहुत शरारती थे, शायद उनकी गली में भी सभी लोग उनसे तंग आ गए होंगे। तो ऐसे में माँ बाप भी कभी कभी ऐसे बच्चों से तंग आ जाते हैं तो उन्हें घुमाने के लिए कहीं बाहर ले जाते हैं कि चलो उतनी देर के लिए घर वालों को आराम मिले। तो उसी प्रकार से उन 4 बच्चों में से एक बच्चा जो है वो कुर्सी पर चढ़ जाता है, दूसरा मेज पर चढ़ जाता है और एक छोटी लड़की जो है वह दवा की शीशी लेकर डांस करने लगती है। अब इस प्रकार से 3 लड़के हैं, चौथा लड़का जो है रप रप की आवाज ने लेखक का ध्यान बटाया। लेखक देखते हैं तो क्या हो रहा है, सोनाबाई का एक बेटा जो है वो लेखक की पैर से जो थैली लटकी हुई है रेती की, उस रेती की थैली से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। तो इस प्रकार से ये 4 जो बच्चे हैं वो बहुत ही शरारती है और लेखक को आते ही तंग करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेखक इन बच्चों से बहुत परेशान हो गए हैं। मैं इसके पहले ही उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। यानी वह दवा की शीशी ली है ये बताना ही मैं चाहता था, उसे चिल्लाना ही चाहता था, उसे मना करना चाहता था। इतने में उस लड़की के हाथों से दवा की शीशी अब नीचे जमीन पर, फर्श पर गिर गई है। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा का गिरना शुभ होता है। दवा गई समझो बीमारी गई। यानी सोनाबाई अपनी बच्ची की भूल छुपाने के लिए कहती है कि अरे ये तो बहुत शुभ शुगन हो गया है, दवा गिर गई है, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। इसलिए इस प्रकार से सोनाबाई ने लेखक को समझाया कि ये बात बहुत शुभ है।
इसके 2 घंटों बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊंगी, मैं भीतर तक कांप गया। यानी 2 घंटे उस 4 बच्चों ने लेखक को बहुत तंग किया, और तंग करके 2 घंटों बाद जब सोनाबाई गई तो यह कह कर गई कि फिर बाद में वह मिलने के लिए आएंगे। लेखक इस बात से बहुत घबरा गए कि अगर फिर से ये बच्चे आएंगे तो लेखक को और कितना तंग करेंगे। ये सोचकर लेखक भी घबरा गए। अब कुछ देर बाद और एक घटना हो गई वहां पर। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वह रिश्तेदार जो दूसरे गांवों से मिलने आते हैं। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उस शहर में रहने वाले लोगों के अलावा जिन लोगों को देर से पता चलता है कि उनका रिश्तेदार या दोस्त कोई बीमार है, तो वो 2-4 दिनों बाद मिलने के लिए आना शुरू हो जाता है। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरी छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय, ये तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ है? वह थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा, फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे फिर आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। लेखक ने यहाँ पर एक मजेदार प्रसंग बताया है कि लेखक के कमरे के सामने एक टैक्सी आकर रुक जाती है। उसमें से एक आदमी निकलकर जोर जोर से रोता है, चिल्लाता हुआ लेखक के पास आता है और दुहाएं देने लगता है, उस कार वाले को गालियां देता है। और जैसे ही रोते रोते वह लेखक का चेहरा देखता है तो उसे बाद में पता चलता है कि अरे, वो तो गलत कमरे में आ गए हैं। इसलिए वो रोना रोक कर लेखक की ओर देखता है और चुप हो जाता है। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं हैं, गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई, माफ करना। यानी उन्हें मिलने जाना था गुप्ता जी से, इसलिए वो माफी मांगते हुए उस कमरे से हंसते हुए निकल जाते हैं। कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। यानी लेखक के पास जिस आवाज में वह व्यक्ति रो रहा था, उसी प्रकार की रुलाई उसे पड़ोस के कमरे से सुनाई देने लगी। ये जो है वो लोग बहुत नाटकीय ढंग से रोते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई है कवि ने, लेखक ने। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। यानी किराए की टैक्सी लेकर वह आदमी आया था मिलने के लिए। टैक्सी वहीं पर रोककर बिना किराए दिए वह रोता हुआ अंदर चला आया था। लेखक की पत्नी को लगा कि वो कोई नजदीकी रिश्तेदार है, इसलिए लेखक की पत्नी ने, वह रुका हुआ टैक्सी वाला था, उसे उसके पैसे, किराए के पैसे भी दे दिए थे। तो लेखक का नुकसान इस बात से भी हुआ कि मुफ्त में ही उसे किराए के पैसे भी देने पड़े। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम मिलना नहीं चाहते, जिनसे हम नफरत करते हैं और जिनसे हम कतराते हैं, जिनकी सूरत भी हम देखना नहीं चाहते। ऐसे लोग भी हमें मिलने के लिए, परेशान करने के लिए जरूर आते हैं। हमारे शहर में एक कवि है श्री लपकानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। लेखक के शहर में लपकानंद नाम के एक कवि रहते हैं जिनकी कविताएं बेतुकी यानी अर्थहीन होती है, और वह अपनी कविताएं सुना सुना कर लोगों को हमेशा परेशान करते रहते हैं। लोग उनसे मुंह छुपाकर भागते हैं। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। यानी लेखक हमेशा उन लपकानंद जी से दूर भागते हैं, क्योंकि जब भी वह मिलते हैं 10-20 कविताएं तो सुनाते ही है, क्योंकि उनको लगता है कि लेखक बहुत अच्छे श्रोता है। एक दिन बगल में झोला दबाए हुए आ पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई, और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई है। यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। अब ये कवि है, इसलिए बहुत सारे कवि सम्मेलनों में जाया करते थे।
किसी कवि सम्मेलन में गए थे, लेकिन जैसे ही लपकानंद जी को ये बात पता चलती है कि लेखक अस्पताल में भर्ती है, उनकी टांग टूट गई है, तो वो 2-4 दिनों तक लेखक के बारे में ही सोचते रहे और उन्हें मिलने के लिए तुरंत ही अस्पताल में आए। अब अस्पताल में आने के बाद लेखक की हालत उन्होंने देखी कि वो ठीक है, अब सुन सकते हैं, इसलिए लेखक को अच्छा लगे, उन्हें आराम मिले, इसलिए उन्होंने अपने झोले में से डायरी निकाली और उस डायरी को पढ़ने लगे। उसमें उन्होंने एक कविता बनाई थी जो खास लेखक के लिए थी। उसके शब्द इस प्रकार से है, इसके राइमिंग वर्ड्स देखिए, अंत के सारे शब्द जो है वो एक जैसे है, उसके अंतिम शब्द एक जैसे हैं, तो इसे तुकान शब्द भी कहा जाता है। कविता के शब्द इस प्रकार से है, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। इस प्रकार से बहुत ही अर्थहीन कविता सुनाकर वह लेखक को इस कविता का आस्वाद देने लगे। कविता सुनकर लेखक को ऐसे लगा कि मानो, अब यहाँ पर देखिए लेखक प्रार्थना कर रहे हैं, कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। यानी लेखक कहता है कि वह उनसे बदला लेना चाहते हैं कि मुझसे भागकर कहा जाएगा, आज तो तू कहीं नहीं जा सकता, मैं तो तुझे कविता सुनाकर ही छोड़ूंगा। इसलिए एक आंख से वह कहते हैं कि कविता कैसी रही, और दूसरी आंख से कहता है कि कहाँ तक मुझसे भागेगा, मैं तुझे कविता सुनाकर ही रहूंगा। मैंने जल्दी में उसे चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनाने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा लिया। लेखक बीमार होते हुए भी उन्होंने अपने पैसों से ही उसे चाय पिलाई और फिर मिलने का वादा करते हुए उन्हें अलविदा कर दिया। अब मैं ईश्वर से रोज प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर मुझे बीमार करना ही है या फिर मेरी दूसरी टांग तोड़नी भी है तो जरूर तोड़ना, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहां मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं यह हमदर्दी जताने वाले। लेखक ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगर फिर से मेरा एक्सीडेंट करवाना है तो किसी अनजान जगह पर जाकर मेरा एक्सीडेंट करवाना, क्योंकि ये मिलने वाले लोग जो है, परिचित लोग जो है, वह बड़े परेशान करते हैं मिलने यहाँ पर आकर। तो इस प्रकार से लेखक ने यहाँ पर इन हमदर्दी जताने वालों से किस प्रकार परेशान होते हैं लोग, इसका वर्णन इस पाठ में किया है। प्रस्तुत पाठ जो है वह हंसी घर के आईने से लिया गया है। यह पाठ यहाँ पर ही खत्म होता है। मिलते हैं अगले पाठ के अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।